माधवी पंजाब के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली थी। माधवी हाई स्कूल में थी। उसके घर से उसका स्कूल 5 किलोमीटर दूर था। उसके पिताजी ने उसे कुछ दिनों पहले ही नई साइकिल लाकर दी थी। माधवी अपने दोस्त अंजू के साथ खेतों से होते हुए स्कूल चली जाती थी। उन्हीं खेतों में एक बहुत पुराना घर बना हुआ था। माधवी को सदैव घर की सीढ़ियों पर एक औरत बैठी हुई दिखाई देती, जो उन दोनों को आते और जाते हुए देखती रहती। एक दिन माधवी अपने दोस्त अंजू से बोली, जब भी हम दोनों इस घर के समीप से गुजरते हैं, तू अपनी साइकिल की गति तेज क्यों कर देती है? बातें मत कर माधवी, जल्दी जल्दी साइकिल चला। वही बात तो मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि आखिर तुम इस घर से इतना डरती क्यों हो? अरे, सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरा गांव इस घर से बहुत घबराता है। क्या तुमने घर के बाहर बनी हुई सीढ़ियों पर बैठी हुई उस औरत को नहीं देखा, जो हम दोनों को आता और जाता देखती रहती है? मुझे तो उस औरत पर बड़ी दया आती है। तुम तो बेवजह ही इतना डरती हो। मेरे माता पिता ने मुझे मना किया हुआ है इस घर के पास रुकने के लिए, और जब मैंने इस बारे में पूछा तो उन्होंने हमेशा की तरह मुझे डांट दिया और कहा कि भूले से भी उस घर के पास मत रुक जाना। वो कहते हैं कि घर में जो औरत रहती है ना, गलती से भी कभी उससे बात मत करना। लेकिन ऐसा क्यों? बोला ना मैंने, जब भी मैं इस बारे में पूछती हूँ तो वो लोग मुझे डांट देते हैं। उस शाम माधवी अपने पिता अर्जुन से बोली, पिताजी, आपसे एक बात पूछूं? कहीं आप मुझे डांटेंगे तो नहीं ना? भला मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा? पिताजी, खेतों के पास जो एक पुराना सा मकान बना हुआ है, उसकी सीढ़ियों पर मुझे हमेशा एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है, जो मुझे और मेरी सहेली को स्कूल से आते और जाते हुए देखती रहती है। गांव के लोग उस औरत से इतना डरते क्यों हैं? माधवी की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर डर के साए लहराने लगे। मेरी बात ध्यान से सुनो माधवी, चाहे कुछ भी हो जाए, गलती से भी उस घर के पास मत रुकना और ना ही कभी उस औरत से बात करना। लेकिन ऐसा क्यों पिताजी? मैंने तो कभी कभी उसकी आंखों में आंसू भी देखे हैं। मुझे तो उस पर बड़ी दया आती है। उसके आंसुओं पर मत जाना। वो खंडहर चक्रमणि वंशजों का है। तुम्हारे लिए बस इतना ही जानना काफी है। अगर स्कूल जाने का कोई और दूसरा रास्ता होता तो मैं कभी भी तुम्हें उस रास्ते से जाने नहीं देता। चक्रपाणी वंशज? मैं कुछ समझी नहीं पिताजी। कहते हैं कि बहुत सालों पहले उस घर में एक डायन रहा करती थी, जिसका नाम चक्रमणि था। जो औरत तुम्हें सीढ़ियों के पास बैठी हुई दिखाई देती है, वो उसी चक्रमणि वंशज की है। ये डायन खूनी प्रेत आत्माओं से शारीरिक संबंध बनाती है। इनके यहाँ पुत्र नहीं होता, केवल पुत्रियां होती हैं, और वो भी डायन ही होती है। जवान होने तक वो किसी भी इंसान को नजर नहीं आती, और जवान होने के बाद सबसे पहले अपनी माँ को मार के खा जाती है। माधवी अपने पिता की बात सुनकर चुप हो गई, मगर सच तो ये था कि माधवी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। अगले दिन माधवी की दोस्त अंजू की शहर में रहने वाली चाची का अचानक देहांत हो गया। जाने से पहले अंजू माधवी के घर पर आई। मैं कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आ पाऊंगी माधवी। मैं माँ और बाबूजी के साथ शहर जा रही हूँ। मेरी चाची का देहांत हो गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। तो क्या मुझे कुछ दिनों तक अकेले स्कूल जाना पड़ेगा? मजबूरी है माधवी, लेकिन मेरा शहर जाना बहुत जरूरी है। पर मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ ये बताने के लिए, तुम गलती से भी उस औरत से बात मत कर लेना। अच्छा, तो तुम यही कहने के लिए मेरे पास आई थी? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उस औरत से बात किए बगैर मानोगी नहीं। माधवी, एक बात याद रखना, हमारे माता पिता अगर किसी काम के लिए हमें मना करते हैं ना, तो उसमें हमारी ही भलाई छुपी होती है। अगले दिन माधवी अकेले स्कूल जाने लगी। स्कूल जाते हुए उसकी नजर जब उस मकान की सीढ़ियों पर पड़ी, जो कि आज खाली थी। अजीब बात है, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सीढ़ियों पर वो औरत दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं बेचारी सही भी होगी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीमार हो गई हो। मैंने तो सुना है कि वो अकेली ही रहती है। माधवी ने अपनी साइकिल ठीक उस घर की सीढ़ियों के सामने रोक दी और वो इधर उधर देखने लगी। तभी माधवी के कानों में अपने पीछे से किसी लड़की की आवाज टकराई। वो बुरी तरह से चौंक गई।
उसने जब पलट कर देखा तो सामने एक लड़की उसकी ओर मुस्कुरा कर देख रही थी। वो लड़की देखने में बहुत सुंदर थी। उसके बाल खुले हुए थे। सुप्रिया उसकी ओर घूरने लगी। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, जैसे कि तुमने कोई भूत देख लिया हो? इससे पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा। कौन है आप? मेरा नाम कामिनी है। मैं इसी घर में रहती हूँ। लेकिन मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। मुझे तो यहाँ पर एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है जो आज दिखाई नहीं दी। तुम जिस औरत की बात कर रही हो ना, वो औरत मेरी माँ है। कुछ दिन के लिए वो बाहर गई है। तभी अचानक माधवी को कुछ याद आया। वैसे आप कौन से स्कूल में पढ़ती हो? माधवी कामिनी से कुछ और पूछती कि तभी कामिनी चहकती हुई बोली, सुनो, क्या तुम मुझे अपनी साइकिल पर बिठाकर थोड़ी दूर घुमा सकती हो? हाँ, लेकिन मैं स्कूल जा रही हूँ। अगर मैं स्कूल में लेट हो गई तो टीचर से डांट पड़ेगी। कोई बात नहीं, तुम मुझे थोड़ी दूर आगे तक छोड़ देना। मैं वहाँ से पैदल आ जाऊंगी। उसकी मासूमियत माधवी को बहुत पसंद आई। माधवी ने उसे बैठा लिया और उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। माधवी रोज स्कूल जाते वक्त कामिनी को अपनी साइकिल के आगे बैठा लेती। कामिनी साइकिल पर कुछ ही देर बैठती थी और एक घने पेड़ के पास इशारा करके उतर जाती। माधवी कामिनी को अपने स्कूल में ले जाकर अपने स्कूल की सहेलियों से मिलवाना चाहती थी, मगर कामिनी उस घने पेड़ से आगे कभी नहीं जाती थी। स्कूल से आते वक्त कामिनी माधवी को उस पेड़ के पास मिल जाती। कभी कभी मुझे लगता है कामिनी कि तुम सुबह से इसी पेड़ के पास बैठी रहती हो, घर वापस ही नहीं जाती। तुम इसी घने पेड़ के पास मिलती हो जहाँ मैं तुम्हें सुबह छोड़ती हूँ। एक दिन की बात है, स्कूल से वापस लौटते वक्त माधवी कामिनी को लेकर उसके घर के नजदीक पहुंची ही थी कि तभी जोर से बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए कामिनी उसे अपने घर के अंदर ले गई। घर में सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी, मगर उस घर में कामिनी के और मेरे सिवा कोई मौजूद नहीं था। घर में बसे उस सन्नाटे को महसूस कर माधवी ने कामिनी से कहा, तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है तो तुम्हें अकेले डर नहीं लगता क्या? रात में कोई चोर और घुस आया तो? नहीं, मुझे सन्नाटे से ज्यादा आबादी से डर लगता है। और वैसे भी इस वीराने में भला चोर को आकर मिलेगा क्या? एग्जाम शुरू होने से पहले अंजू ठीक होकर घर लौट आई। अंजू के आने पर माधवी बहुत खुश थी। स्कूल जाते समय माधवी ने अंजू को कामिनी के बारे में सब कुछ बता दिया। माधवी ने साइकिल उस घर के सामने रोक दी। क्या हुआ माधवी? तुम तो बोल रही थी कि तुम्हें उस औरत की बेटी यहीं पर मिलती है, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा और इस मकान पर भी ताला लटक रहा है। माधवी चुपचाप खामोश मुंह लटकाए अंजू के साथ स्कूल चली गई। स्कूल से लौटते समय अचानक माधवी की नजर उसी घने पेड़ पर पड़ी। कामिनी उसी घने पेड़ के नीचे खड़ी हुई माधवी को घूर रही थी। यही मेरी दोस्त कामिनी है। कामिनी अंजू को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उसके चेहरे पर मुझे एक अजीब सा क्रोध झलकता हुआ दिखा और इस बात को अंजू अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। कामिनी ने अजीब अंदाज में माधवी की ओर देखकर कहा, क्या तुम मुझे घर तक नहीं छोड़ोगी? माधवी ने कामिनी को अपनी साइकिल बैठा लिया। कुछ ही देर में कामिनी का घर आ गया और कामिनी साइकिल से उतरकर चुपचाप घर चली गई। तभी अचानक जोरों से बारिश हुई। बारिश के रुकने तक हम दोनों कामिनी के घर पर रुक जाते हैं, वरना हम दोनों भीगकर बीमार पड़ जाएंगे और एग्जाम सर पर है। मुझे कुछ अजीब लग रहा है माधवी, मैं नहीं जाऊंगी। कामिनी के घर का दरवाजा खुला हुआ था। माधवी अंजू घर के अंदर घुस गई, मगर जैसे ही अंजू ने घर के अंदर प्रवेश किया तो सामने का दृश्य देखकर भय से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अंदर से उजाड़ और वीरान मकान था, जहां पर बड़े बड़े मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। घर में अंधेरे का साम्राज्य था। तू तो बोल रही थी कि ये घर अंदर से बहुत अच्छा बना हुआ है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा अंजू, लेकिन मेरी बात का यकीन कर, मैं सही बोल रही थी। यहाँ से निकलते हैं माधवी, मुझे बाहर ही कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। और तेरी दोस्त कामिनी, वो कहाँ गायब हो गई?
मेरी भी दहशत के मारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब तो यहाँ पर खड़े होना भी बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। माधवी ने भागने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि तभी अचानक अंजू की चीख उसके कानों में टकराई। माधवी ने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने का दृश्य देखकर उसके शरीर में डर की लहरें दौड़ने लगी और अंजू के दिमाग में सन्नाटे आने लगे। उसने देखा कि कामिनी खड़ी हुई है, उन दोनों को घूर रही थी। उसका चेहरा चांदी की तरह सफेद था और उसकी आंखें कोयले जैसी काली थी। उसके हाथ के लंबे नाखून धरती को स्पर्श कर रहे थे और बाल पीछे तक फैले हुए थे। कामिनी भारी आवाज में बोली, तुम्हारी इस दोस्त की वजह से हमारी दोस्ती टूट गई। सोचा था तुम्हारे रक्त में अपना रक्त मिलाकर मैं तुझे अपने जैसा बना लूंगी, मगर चक्रपाणी डायनो की वंशज सिर्फ एक से ही मित्रता करती है। यदि उनके मित्र की कोई और मित्र हो तो दोनों की मौत निश्चित है। मतलब तुम्हारी और इस लड़की की। कौन हो तुम? सारी दुनिया जानती है कि इस खंडहर में चक्रपाणी की वंशज ही वास करती है। तो क्या तुमने अपनी माँ को मारकर खा लिया? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, यही नियति है। एक दिन मेरी संतान भी मुझे मारकर खा जाएगी। तभी उस खंडहर की छत से कामिनी की माँ की भयानक लाश नीचे गिर पड़ी। माधवी चीखते हुए अंजू से बोली, पिताजी सही थे अंजू, ये एक डायन है, चक्रपाणी डायन। इनके यहाँ यही परंपरा है। ये डायने अपनी ही माँ को खा जाती है, अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। तभी एक ही झटके में वो डायन ने अपने नाखून अंजू की गर्दन पर चला दिए। अंजू एक चीख के साथ तड़पती हुई वहीं पर शांत हो गई, लेकिन माधवी बहुत तीव्र फुर्ती से दरवाजे से बाहर निकल गई। भागते हुए उसके कदम जब तक नहीं रुके तब तक उसका घर नहीं आ गया। अगले दिन उसे पता लगा कि अंजू इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस को उसकी लाश उसी वीरान मकान में पड़ी हुई मिली। आधी रात का वक्त था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। भीमा रात के वक्त अपने खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी पत्नी रुक्मिणी उसे जाने तक से रोक रही थी। अगर आपको अपने खेतों की सिंचाई करनी है तो आप सुबह चले जाइए। आधी रात को जाने की क्या जरूरत है? आप सुन नहीं रहे हैं? कुत्तों के रोने की आवाज लगातार आ रही है। खेतों को सिंचाई की जरूरत अभी है और मैं सुबह जाऊं? रुक्मिणी, मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। और कुत्ते तो अक्सर रात में रोते ही हैं। लोग कहते हैं कि जब भी रात के समय कुत्ते रोते हैं तो उस जंगल के पुराने खंडहर के आसपास कुछ अपशगुन जरूर होता है और लोग रहस्यमयी तरीके से लापता हो जाते हैं, जिनका फिर कुछ पता नहीं चलता। तुम भी न रुक्मिणी, हद करती हो। मैं इन बातों को नहीं मानता। नहीं जी, आप मेरा कहना मानिए, आज मत जाइए। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे मत रोको रुक्मिणी, मैं अकेला नहीं जा रहा, अपने दोस्त राजन को भी साथ लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर भीमा चला गया। सर्द रात में राजन और उसका पड़ोसी भीमा खेतों की सिंचाई करने पहुंच गए। ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। उन दोनों ने सर्दी से बचाव के लिए आग जला ली थी। वो दोनों उस मनहूस खंडहर से ज्यादा दूरी पर नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई पड़ी। चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर राजन के तन बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई। भीमा, तुमने कुछ सुना? भीमा, जो अपने नाम के जैसा ही लंबा तगड़ा युवक था, और बोला, हाँ, मैंने भी वो चीख स्पष्ट सुनी है जो उस खंडहर की तरफ से आई है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ रोने और चिल्लाने की आवाजें फिर से सुनाई पड़ी। ये सब सुनकर दोनों विचलित हो गए। अचानक मन में कुछ निश्चय कर भीमा ने हाथ में लाठी उठा ली और खंडहर की ओर चल दिया। ये क्या पागलपन कर रहे हो भीमा? हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं तो वैसे भी आज रात आने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ तेरी वजह से यहाँ पर आया हूँ।
चल हट डरपोक कहीं का। जरा सोच कर देख, अगर कोई अबला सचमुच ही वहाँ पर खतरे में हो तो क्या हम उसकी सहायता ना करें? उसे यूं ही छोड़ दे क्या वहाँ मरने के लिए? भीमा के इस सवाल से राजन चुप हो गया और भीमा भागते हुए कुछ ही समय में उस भयानक जंगल में घुस गया। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घने कोहरे में वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयत्न कर रहे थे। इतनी देर में ही एक बार फिर से उस औरत की चीखें उन दोनों के कानों में पड़ी। भीमा और राजन चीख की दिशा में भागने लगे। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बहुत तेजी से भागा आया और सीधा भीमा से आकर टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उससे टकराने वाली एक औरत थी। डर के मारे वो भीमा से लिपट सी गई और चीखते हुए कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेंगे, बचा लो मुझे। इतना कहकर वो भीमा की बाहों में ही अपने होशो हवास खो बैठी और बेहोश हो गई। भीमा उसकी खूबसूरती मौजूद था, जिसके पास ही एक पुराना कुआं भी मौजूद था। राजन उस कुएं के पास जैसे ही पहुंचा, अचानक उस खंडर से सैकड़ों घुंघरुओं की आवाजें आने लगी और देखते ही देखते वो खंडर रोशनी से जगमगा उठा। अचानक राजन के कानों में भीमा की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। राजन तुरंत भीमा की तरफ दौड़ने लगा, मगर जैसे ही वो भीमा के नजदीक पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक बेहद भयानक काले चेहरे वाली औरत खड़ी थी और भीमा की मृत खून से लथपथ लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। देखते ही देखते उस भयानक दिखने वाली काली चमड़ी वाली औरत ने भीमा के मृत शरीर का मांस खाना शुरू कर दिया। ये देखकर राजन की चीख निकल गई। राजन के भागने से पहले ही अचानक राजन को काली परछाइयों ने घेर लिया। उन सब के चेहरे बेहद भयानक थे। अचानक वो काली चमड़ी वाली उड़ते हुए राजन के सीने पर बैठ गई। राजन की एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। दूसरे दिन भीमा और राजन के लापता होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव के एक व्यक्ति ने मुखिया से पूछा, मुखिया जी, अब बस बहुत हो गया। जब जब इस गांव में कुत्ते रोते हैं तब तब कुछ अपशकुन होता है। यहाँ के रहने वालों के गायब होने की वारदातें हमारे बाप दादा उनके जमाने से होती चली आ रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। आखिर कब तक हमारे नौजवान उस खंडहर के पास रहस्यमयी ढंग से गायब होते रहेंगे? तुम्हें क्या लगता है? मुझे इसकी चिंता नहीं। उस खंडहर को तोड़ने की कोशिश 1000 बार की गई। जब भी उस खंडहर को तोड़ा गया, दूसरे दिन खंडहर खुद ब खुद अपनी जगह पर स्वयं बन जाता है। तो फिर इसका मतलब तो यही है कि हम सबको अब इस गांव को छोड़ देना चाहिए। इस राज से पर्दा अब नहीं उठेगा। बहुत से तांत्रिक और बाबाओं ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन इस बार मैंने बहुत पहुंचे तांत्रिक अघोरा को बुलाया है। कहते हैं वो इतना शक्तिशाली है कि भूतकाल और भविष्य में भी आसानी से आ जा सकता है। तभी गांव वालों के कानों से तांत्रिक अघोरा की आवाज टकराई। अलख निरंजन। अघोरा मुखिया के नजदीक आकर खड़ा हो गया। मुखिया ने हाथ जोड़कर बाबा को सारी स्थिति बताई। रात हो गई है, ये सही समय है। चलो मेरे साथ। और हाँ, इस गांव में जिसके पास जितना भी पेट्रोल हो वो सब ले लो और सारे गांव वाले इकट्ठा होकर मेरे साथ उस खंडहर पर चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले बाबा के साथ उस खंडहर पर आ गए। तांत्रिक अघोरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अघोरा की आंखें बंद करते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। कुछ देर बाद अचानक अघोरा ने अपनी आंखें खोलकर कहा, अलख निरंजन। क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देखा?
हाँ मुखिया, देखा, मैंने भूतकाल में जाकर सब देखा। तांत्रिक अघोरा चीख कर बोला। कालो, बोल बेटा। उसका नाम कालो है। कई वर्षों से यहाँ के नौजवानों को मारकर उनके शरीर के मांस के साथ साथ उनकी हड्डियां तक खा जाती है। तांत्रिक अघोरा की बात सुनकर सभी गांव वालों की आंखों में दहशत झलकने लगी। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है, जब ये गांव क्रांतिकारियों के गांव के नाम से मशहूर था। उस जमाने में एक औरत यहाँ इस खंडहर में रहती थी, जिसका नाम कालो था। कालो एक बेहद सुंदर और खतरनाक स्त्री थी, जिसके ना जाने कितने अंग्रेज अफसरों के साथ नाजायज शारीरिक संबंध थे। कालो काला जादू करने में माहिर थी। शैतान को खुश करने के लिए और सदैव जवान और सुंदर दिखने के लिए वो गांव की औरतों और मर्दों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती पकड़कर उनकी बलि लिया करती थी और बलि देकर वो उन सब का कच्चा मांस खा जाती थी। जब इस बात की भनक क्रांतिकारियों को लगी तो उन्होंने कालो को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन कालो अपनी आत्मा का सौदा शैतान से पहले ही कर चुकी थी। मरने के बाद कालो एक शैतान बन गई, लेकिन अब उसका वक्त खत्म। इतना कहकर अघोरा बहुत तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते अचानक उस खंडहर की दीवार फट गई और उसमें से एक भयानक काली चमड़ी वाली औरत बाहर निकल कर आ गई। कौन है रे तू? लेकिन अघोरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ होकर कालो के नजदीक चला गया और अचानक अघोरा ने कालो का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा, वो बुरी तरह से चीखने लगी। सब लोग इसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दो। सभी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते वो कालो जलने लगी और भयानक तरीके से चीखने लगी। अचानक कालो धुएं के रूप में परिवर्तित होकर जमीन के अंदर समा गई और वो खंडहर अपने आप टूटकर नीचे गिर गया। खंडहर टूटने से गांव वालों ने राहत की सांस ली और अघोरा विजयी मुस्कान लिए हुए धीरे धीरे कदमों से वहां से चला गया। लेकिन गांव वाले और अघोरा ये नहीं समझ पाए थे कि कालो का अंत करना इतना आसान नहीं था। अघोरा उस गांव से थोड़ी ही दूर रह गया था कि तभी मौसम में अचानक परिवर्तन आ गया। बहुत तेज भयंकर तूफान के साथ बारिश होने लगी और एक दिल दहला देने वाली हंसी जंगल में गूंजने लगी। ये देखकर अघोरा आश्चर्यचकित हो गया और इधर उधर देखने लगा। अघोरा चीख कर बोला, कौन है तू? सामने आ। तभी जमीन फटी और उस जमीन के अंदर से कालो धुएं के रूप में बाहर निकलकर सामने आ गई और एक भयानक रूप में परिवर्तित होकर लाल आंखों से अघोरा को देखने लगी। ये कैसे हो सकता है? तू वापस कैसे आ सकती है? ये नामुमकिन है। कुछ देर पहले मैंने तुझे जलाकर राख कर दिया था। तुझे क्या लगता है अघोरा कि तू मुझे इतनी आसानी से खत्म कर देगा? मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझा। तू कहना क्या चाहती है? तू अपनी ही बात को भूल गया अघोरा और बहुत बड़ी भूल कर बैठा। कौन सी भूल? और मैंने तेरा कौन सा काम आसान कर दिया है? बरसों पहले क्रांतिकारियों ने मुझे मेरे ही किले में जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, मगर वो नहीं जानते थे कि मैंने अपनी आत्मा शैतान को सौंप दी थी। बेवकूफ अघोरा, तब से मेरी आत्मा किले के आसपास के एक दायरे में ही बंधी हुई थी। तूने किले को तोड़कर मुझे हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अघोरा जो बेहद निडर था, आज उसकी आंख में पहली बार खौफ के साए लहराने लगे। उसने कपाती हुई आवाज में कालो की ओर देखकर कहा, ये असंभव है।
कहीं ये मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं? मैं धोखा कैसे खा सकता हूँ? घबरा मत, मैं तुझे नहीं मारूंगी। तू अपनी आंखों से लोगों को मरता हुआ देखेगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। यही तेरी सजा है। इतना कहकर कालो धुआं बनकर गायब हो गई। कालो के गायब होते ही अघोरा का सिर घूमने लगा और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर गांव वाले अपने ऊपर आने वाली मुसीबत से बेखबर सुकून की नींद सो रहे थे, मगर गांव के मुखिया की आंखों में नींद गायब थी। वो अपनी खिड़की से भयानक तूफानी बारिश को देख रहा था। सारे गांव में बिजली गायब थी। मुखिया के घर में एक लालटेन जल रही थी। आधी रात को मुखिया की पत्नी नंदिनी मुखिया से बोली, क्या बात है जी, अब तो गांव में सब कुछ सही हो गया है, तो आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? तुम सो जाओ नंदिनी, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। मुखिया ने ये बात कही ही थी कि तभी उसकी जल रही लालटेन तेज बारिश की हवा के झोंकों के साथ बुझ गई और उसके घर में अंधेरा छा गया और मुखिया के घर के सारे दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। मुखिया और उसकी पत्नी नंदिनी की नजर जैसे ही दरवाजे पर पड़ी, डर से उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक काला साया खड़ा हुआ था, जिसकी आंखें किसी 100 वाट के बल्ब की तरह चमक रही थी। कौन हो तुम? एक भारी आवाज मुखिया और उसकी पत्नी के कानों में टकराई। कालो, और तू मुझे अपना काल भी कह सकता है। इतना कहकर कालो अपनी भयानक शक्ल के साथ नंदिनी के ऊपर झपट पड़ी। देखते ही देखते कालो ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कुछ ही सेकंड्स में वो नंदिनी की हड्डियां तक चबाकर खा गई। कालो ने नंदिनी को चीखने का भी मौका नहीं दिया। कालो एक भयानक हंसी हंसने लगी। और मुखिया का चेहरा बेहद भयानक हो गया। तेरी पीढ़ियों ने मेरा साथ दिया है मुखिया, चिंता मत कर, तुझे तेरी वफादारी का इनाम जरूर मिलेगा। इतना कहकर कालो हवा में उड़ती हुई जोर जोर हंसने लगी। कालो की भयानक हंसी से सारे गांव वालों की आंख खुल गई। सब गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर की ओर निकल गए। उन सब ने देखा कालो अपना भयानक चेहरा लिए हुए जमीन से 10 फीट ऊंची लाल लाल आंखों से उन सबको घूर रही थी। देखते ही देखते वो सब गांव वालों के ऊपर झपट पड़ी। पूरा गांव चीखों से गूंज उठा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जंगल की तरफ भागने लगे। कालो के हाथ में जो भी व्यक्ति आता, कालो उसकी हड्डियां तक चबा जाती। गांव वालों की चीख की गूंज अघोरा के कानों में भी सुनाई दे रही थी, मगर वो चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। तभी अघोरा के कान में उसकी गुरु की आवाज टकराई। अघोरा ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसने सामने खड़े हुए अपने गुरु को पाया। अघोरा को अब अपने शरीर में ताकत महसूस होने लगी थी। गुरुजी, ये कैसे संभव हो सकता है? आप तो बहुत दूर हिमालय की पहाड़ियों में तपस्या में लीन हैं गुरुजी। मैं भले ही तुमसे दूर हूँ अघोरा, लेकिन मत भूलो, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारी एक एक हरकत को देख सकता हूँ। गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे लगा था कि मैंने कालो को खत्म कर दिया है, लेकिन वो दोबारा वापस आ गई, बेहद शक्तिशाली बनकर। उसे रोकना होगा अघोरा। आज की रात अगर उसे नहीं रोका गया तो कुछ ही देर में वो सारे गांव वालों को मारकर पूरी मानवता पर कहर ढा देगी। मत भूलो, उसकी आत्मा शैतान के पास है। वो बेहद शक्तिशाली है। इस गांव का मुखिया गद्दार है। उसकी पीढ़ियां हमेशा से कालो की वफादार रही हैं। क्या उसे खत्म करने का कोई ना कोई तो उपाय होगा ना गुरुजी? हमारी समस्या मुखिया नहीं, कालो है, और कालो को कभी खत्म नहीं किया जा सकता अघोरा। उसे सिर्फ रोका जा सकता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी? आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मैं अपने ज्ञान के बलबूते ही ये बात तुमसे कह रहा हूँ।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जिस कालो को मामूली समझ रहे थे, वो कोई मामूली आत्मा नहीं है, बल्कि वो एक डायन है, बहुत शक्तिशाली डायन। अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो बहुत जल्द उसे उसका पुराना सुंदर रूप मिल जाएगा और फिर से वो डायन मासूम और निर्दोष लोगों की बलि शैतान को चढ़ाएगी। मैंने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति का सारा प्रयोग कर लिया गुरुजी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। मैंने तुम्हें समय के उस पार देखने की विद्या सिखाई थी, मैं तुम्हें समय के उस पार भी भेज दूंगा, मगर याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा। अगर तुम उसमें विफल हो गए तो तुम हमेशा के लिए समय की भंवर में फंस कर रह जाओगे। इतना कहकर अघोरा के गुरु ने एक चांदी का धागा निकालकर अघोरा को पकड़ा दिया। इसका क्या करना है गुरुजी? मैं अपनी शक्ति के बल पर तुम्हें कुछ ही पलों में उस समय में भेज रहा हूँ जिस समय कालों को दीवारों पर चुनवाया जा रहा था। जब तुम उस समय में पहुंच जाना तो बगैर देरी किए इस चांदी के धागे को कालों के गले में डाल देना। याद रखना, तुम क्रांतिकारियों को दिखाई नहीं दोगे, लेकिन कालो तुम्हें देख सकेगी। कालो उस वक्त अपने सुंदर रूप में होगी, वो तुम्हें अपने आंसुओं के जरिए पिघलाने की कोशिश करेगी, मगर उसकी सुंदरता देखकर तुम पिघल मत जाना। जैसे ही तुम ये धागा उसके गले में बांधोगे, अपने समय में लौट आओगे। कहकर गुरु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते रोशनी की किरण चमकने लगी और उस रोशनी की किरण ने गोल आकार के द्वार का रूप ले लिया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने अपने आप को उस काल में पाया, उसी जगह पर पाया। उसने देखा एक सुंदर स्त्री को दीवार में जिंदा चुनवाया जा रहा था और बहुत से क्रांतिकारी हाथ में मशाले लिए हुए गुस्से से उस स्त्री की ओर देख रहे थे। अघोरा उस स्त्री के पास पहुंच गया। उसने देखा कालो की आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो अघोरा से बड़ी मासूमियत से बोली, मुझे बचा लो, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मगर अघोरा के दिमाग में कालो का भयानक चेहरा आ गया। अघोरा ने बगैर देरी किए वो धागा कालो की गर्दन में बांध दिया। अचानक अघोरा ने खुद को फिर से उसी जंगल में अपने समय में गुरुदेव के सामने खड़ा हुआ पाया। अघोरा और उसके गुरुदेव चलते हुए गांव की ओर आ गए। कालो का खंडर कुछ समय पहले जो टूटकर गिरा था, अब वो खंडर वहां पर दोबारा बन गया था। कुछ गांव वालों की आधी खाई हुई लाशें वहां पर पड़ी थी। कालो अब दोबारा अपने खंडर में कैद हो चुकी थी और शैतान का पुजारी मुखिया गायब हो चुका।